मुग़ल काल में बनी इमारतों के बारे में अक्सर कई निरर्थक दावे होते रहते हैं। ऐसे दावे करने वाले अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि मुग़ल वास्तुशिल्प के मामले में इतने होशियार थे तो जहाँ से आए वहाँ कोई इमारत क्यों नहीं बना पाए। इस सवाल में कोई इतिहास का नज़रिया नहीं होता, बल्कि मनमानी कहानी के मार्फत धार्मिक विद्वेष फैलाने की मंशा होती है। काफ़ी लोग इस तरह की दलील से भ्रमित भी हो जाते हैं, इसलिए इस मामले को जान लेने में कोई बुराई नहीं है। ये मामला मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बाबर के बेटे हुमायूं से जुड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद और आप सुन रहे हैं द लीडर हिंदी। आज के दिन हम इस खास पेशकश को इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 6 मार्च 1508 को दूसरे मुग़ल बादशाह नसरुद्दीन हुमायूं पैदा हुए। पिता बाबर की मौत के बाद 29 दिसंबर 1530 को उन्होंने सल्तनत की गद्दी संभाली। हुमायूं का शासन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 तक रहा। इसी बीच शेर शाह सूरी से जंग होने में हार गया वह, और काबुल, सिंध, अमरकोट में पनाह लेनी पड़ी और फिर ईरान के शासक सव्विद शाह की मदद लेने पहुँचे। शाह की मदद से उसने काबुल, कंधार समेत मध्य एशिया के कई क्षेत्रों को जीतकर फिर ताकत बढ़ा ली। इसके बाद दरबदर करने वाले शेर शाह सूरी से फिर सामना हुआ। इस बार उसे कामयाबी मिली और 1555 में वह जीतकर फिर दिल्ली के और आगरा का बादशाह बन गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये रही कि एक साल ही बीता कि 1556 में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि वह नशे में होने की वजह से गिर गया था लड़खड़ाकर। उसके 13 साल के बेटे अकबर की ताजपोशी हुई, जिसको शहंशाह अकबर के तौर पर दुनिया जानती है। हुमायूं की हार की वजह से ही मुगलिया सल्तनत के मशहूर वास्तुशिल्प की बुनियाद पड़ी। ये कैसे हुआ? इसका जवाब पहला तो ये है कि ईरान से गहरा नाता होने के चलते मुग़ल दरबार की रंगत उसी रंग में ढलती चली गई। उससे भी आगे का इतिहास और ज़्यादा दिलचस्प है। हुमायूं की बीवी हमीदा बेगम फ़ारसी थीं। दिल्ली में अपने शौहर की कब्र पर मकबरे को उन्होंने 10 साल 1562 से लेकर 1572 के बीच अपनी देख रेख में बनवाया। मकबरे का वास्तुकार मिरक मिर्ज़ा, वह भी फ़ारसी था। उसने पहले हेरात, उत्तर पश्चिमी अफ़गानिस्तान जो आज जाना जाता है, बुखारा जो उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, और भारत में भी कुछ जगहों पर इमारतें बनाई थीं। इमारत निर्माण के लिए यमुना नदी के तट के आसपास की जगह को चुना गया, जिसके पास ही मशहूर सूफ़ी संत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह है। चिश्तिया परंपरा का मुग़लों ने काफ़ी सम्मान किया है, ऐसा इतिहास में हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसकी छाप कई इमारतों में साफ दिखाई भी देती है। हुमायूं के बेटे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नए महल का निर्माण चिश्तिया संत की खानकाह के बगल में कराया था। दरअसल हमीदा बेगम की देखरेख में बने हुमायूं के मकबरे ने मुग़ल मकबरों और इमारतों के लिए कुछ अहम मानदंडों को स्थापित कर दिया। निर्माण से पहले ज्यामितीय अध्ययन करके जगह को हर लिहाज से परखा गया और पूरी रूपरेखा तैयार की गई, जिससे तैयार इमारत में न सिर्फ वैभव दिखे बल्कि जन्नत की कल्पना का आभास हो। व्यवस्थित बगीचा, कई जल चैनलों का जाल इस तरह एहसास कराते हैं जहां पहुंचकर लोगों को सुकून महसूस होता है। हुमायूं का मकबरा फ़ारसी वास्तुशिल्प में 2 गुंबद वाली पहली भारतीय इमारत कही जा सकती है। यह अपनी बनावट में इस्तेमाल किए गए अनुपात की बारीकियों के लिए जानी जाती है। बाद में मुग़ल मकबरों में इस मॉडल को अपनाया गया। ताजमहल भी इसमें शुमार है। फ़ारसी वास्तुकला में भारतीय वास्तुकला के तत्व भी शामिल किए गए। जो छत्र हैं वो इसकी पहचान है। नक्काशीदार पत्थरों से सजावट में भी दोनों वास्तुकलाओं का मेल कराया गया। फ़ारसी शैली में बाग बगीचे तैयार कराने की छोटी शुरुआत पहले बाबर ने की थी, जो मुग़ल काल का पहला बादशाह कहा जाता है। बाद में दिल्ली में लाल किले और आगरा में ताजमहल में भी इस शैली को शामिल किया गया। मुग़ल इमारतों का वास्तुशिल्प मूल रूप से असल में फ़ारसी है। फ़ारस के कुछ तैमूर वंशीय शासकों के मकबरों से ये मेल खाते हैं, जिन्होंने मध्य एशिया और फ़ारस में लंबे समय तक राज किया और भारतीय उपमहाद्वीप के भी कई हिस्सों पर दखल रहा। तैमूरी वास्तुकला के आधार पर समरकंद में तैमूर की कब्र है, तैमूर लंग की कब्र। बाबर को भी तैमूर विरासत पर नाज था और समरकंद को हासिल न कर पाने का उसे बहुत अफसोस रहा। उसके उत्तराधिकारी भी समरकंद को हासिल करने का ख्वाब देखते रहे। इसी मामले में हम कुछ और पीछे जाएं अगर, तो शेर शाह सूरी के ख़ास रहे ईसा खान का मकबरा भी फ़ारसी वास्तुशिल्प का शुरुआती नमूना है, जिसे हुमायूं के मकबरे की परिधि से बाहर
1547 में बनाया गया था। ईसा खान के मकबरे के लिए प्रत्यक्ष मॉडल शायद सिकंदर लोदी का मकबरा रहा होगा। ईसा खान के मकबरे को भी सुंदर अनुपात में बनाया गया है। इसमें गुंबद के चारों ओर छतरियों और मीनारों को बनाया गया है, लेकिन सिकंदर लोदी के मकबरे में ये अतिरिक्त ढांचे नदारद थे। इस बात से हम लोग एक पूरी एक फहरिस्त जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से जो वास्तुशिल्प आज मुग़लों की बनाई हुई इमारतों का दिखाई देता है, वो किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, और वो हमारे सामने आज मौजूद है। और आज वो भारत ही नहीं, विश्व धरोहर के रूप में भी कई इमारतें इस देश में मौजूद हैं।